किसी न किसी तरह यह बात सरदार वतन सिंह के नोटिस में आ गई। उन्होंने बेटे को पास बुलाया और बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, देख कुलदीप, जिंदगी में ऊंचा उठने को अपनी मेहनत के सहारे हर इंसान को कुछ न कुछ करना ही होता है। फिर इस सब में किस्मत का भी बड़ा जबरदस्त हाथ रहता है। ऊपर वाले ने हमारे बारे में जो तय कर लिया, आखिर हम वही बनकर रहेंगे। अगर तुम्हारी किस्मत में ट्रक चलाना ही लिखा है तो मैं तुम्हें इसके लिए रोकूंगा नहीं, मगर एक बाप होने के नाते मैं तुम्हें अपना एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा। मेरे इस सुझाव को तुम मान लोगे तो शायद तुम्हारे पास कम पड़ रहे पैसों के मामले में भी मैं तुम्हारी पूरी मदद कर दूं। कुलदीप सिंह को पिता से ऐसे मीठे व्यवहार की कतई उम्मीद न थी। पहले तो उसकी समझ में ही ना आया कि ये तमाम बातें उसके पिता उससे कर रहे थे। फिर उसे यह भी लगा कि कहीं वे किसी न किसी तरीके से उसकी खिल्ली उड़ाने को योजना तो ना बना रहे थे। मगर इतना सब सोचने के बाद कुलदीप आखिर यह सोचने पर भी मजबूर हो गया कि शायद ऊपर वाले ने उसकी सुन ली थी और उसके अच्छे भाग्य से उसके पिता भी उसकी बात मानने को तैयार हो गए थे। लिहाजा मन ही मन तमाम मुद्दे पर विचार कर लेने के बाद उसने पिता से कहा, ठीक है पिताजी, आप मुझे बताएं, मैं आपका हर सुझाव मानने को तैयार हूं। ट्रक खरीदने को सिर्फ 3,000 रुपयों की कमी है, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारी माँ से मुझे सब मालूम पड़ गया है। ट्रक खरीदने को जितना पैसा कम पड़ रहा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बस मेरा सुझाव तुम्हें ये है कि ट्रक खरीदने से पहले तुम कुछ ट्रक वालों की सोहबत में रहकर इस सब की ट्रेनिंग ले लो। ट्रेनिंग किस बात की पिताजी? ट्रक खरीदते ही मैं कुछ दिनों में चलाना सीख लूंगा, फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। इस सब के अलावा बताइए किस बात की ट्रेनिंग लेनी होती है इसमें? ये एकदम मामूली बातें लगती हैं। तुम्हें ट्रक ड्राइवरों के बीच रहते हुए उनके सभी तौर तरीकों की बाबत सीखना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि पुलिस नाकों पर ये लोग पुलिस वालों से किस तरह डील करते हैं, जिन लोगों का सामान अपने ट्रक पर लाद कर ले जाते हैं उनसे इनकी किस तरह की सौदेबाजी होती है। खैर, और भी ऐसी अनेक बातें होगी जो तुम इन लोगों की कंपनी में रहते हुए सीखोगे। इतना ही नहीं, वे बातें सीखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी भी होगा। कुलदीप को अपने पिता की कही ये तमाम बातें जच गईं। ट्रक खरीदने से पहले उसने इस सब की हामी भर दी। इसके बाद वह कुछ ट्रक ड्राइवरों से दोस्ती गांठते हुए उनके साथ जाने लगा। इससे क्या हुआ कि चंद ही दिनों में उसकी नाक में दम आ गया। उसने देखा कि करीब करीब सभी ट्रक ड्राइवर रोजाना शराब पीते थे, घटिया खाना खाते थे और कई कई दिनों तक नहाते न थे। इस बारे में कुलदीप ने यही सोचा कि यह सब अपने हाथ में है। इस धंधे में आ जाने पर भी वह अपने आप को इन तमाम बातों से दूर रखेगा। मगर जब उसने ट्रक ड्राइवरों के दरपेश आने वाली अन्य दिक्कतें देखी तो उसका मन दहल उठा। उसने देखा कि चुंगी नाकों पर उनसे एकदम बदसलूकी से पेश आया जाता था। पुलिस वाले तो उन्हें रास्ते में कहीं भी रोककर परेशान करना शुरू कर देते थे। इतना ही नहीं, जिन लोगों का माल असबाब लाद कर वे सुरक्षित मीलों दूर ले जाते थे, वे सब भी उन्हें निम्न श्रेणी के इंसान के रूप में देखा करते थे। कहने का लबोलुआब यह है कि कुलदीप का चंद ही दिनों में ट्रक ड्राइवरी से मोहभंग हो गया। अपने जीवन के साथ इन लोगों की तुलना करते हुए उसने महसूस किया कि वह तो एक राजकुमार सरीखी जिंदगी जी रहा था। ऐसे में कहाँ वह अपने आप को दोजख की भट्टी में झोंकने लगा था। फिर वह इस बात को भी समझ गया कि उसके पिता आखिर उसे इस सब के लिए क्यों कह रहे थे। खैर, इस सब का अंतिम परिणाम यह रहा कि कुलदीप ने इस काम से हमेशा के लिए तौबा कर ली। इसके बाद एफए क्लियर होते ही उसने होशियारपुर के सरकारी कॉलेज में बीए में दाखिला ले लिया। देखते देखते वह बीए के अंतिम वर्ष में जा पहुंचा। उन दिनों सन 1962 चल रहा था। चीन ने भारत पर हमला बोल दिया था। युद्ध के इस वातावरण में कुलदीप ने एक रोज एक अजीब बात देखी। पंजाब के तब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरो उनके कॉलेज में आए। उन्होंने अपनी दाढ़ी खुली छोड़ रखी थी और फौजी वर्दी पहनी हुई थी। उन्होंने कॉलेज में अपना एक ओजमयी भाषण दिया। इस भाषण के जरिए उन्होंने युद्ध की तस्वीर पेश करते हुए नौजवानों से अपील की कि वे देश सेवा की भावना के तहत ऐच्छिक रूप से आगे आते हुए फौज में भर्ती होकर देश की सेना के हाथ मजबूत करें। मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री महोदय ने युद्ध के उस दौर में पूरा पंजाब घूमकर अपनी इस अनूठी अपील का अभियान चलाया था। कुलदीप का कद तब 5 फुट 11 इंच था।
फुटबॉल का वह बेहतरीन खिलाड़ी था। यूं भी अच्छी डील डॉल व सेहत के साथ वह एक चुस्त दुरुस्त व्यक्तित्व का मालिक था। लड़कों की अच्छी खासी भीड़ के मध्य उसकी एक अलग पहचान थी। शायद यही वजह थी कि मुख्यमंत्री ने उसे देखते ही कहा था, अरे तुम तो बने ही फौज के लिए हो, तुम अगर भर्ती हो जाओ तो हिंदुस्तानी फौज तुम्हारे पर मान करेगी। ये शब्द कुलदीप के दिल में भीतर तक उतर गए थे। उन दिनों परीक्षाएं चल रही थी। बीए अंतिम वर्ष के लिए कुलदीप का केवल एक पेपर रह गया था। अपना वह पेपर देते ही वह सेना में भर्ती होने को निकल पड़ा। स्कूल व कॉलेज के दिनों में कुलदीप एनसीसी कैडेट रहा था। एनसीसी की सीनियर डिवीजन का सीनियर अंडर ऑफिसर होने के अलावा उसने सी सर्टिफिकेट भी पास किया हुआ था। इससे आईएमए इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में लिखित परीक्षा देने की छूट मिल जाती है। कुलदीप के साथ भी यही हुआ। लिखित परीक्षा से छूट मिल गई, मगर अन्य तमाम परीक्षाएं उसने पूरी तैयारी के साथ दी। कुलदीप का विचार था कि चंद ही दिनों में उसे फौज में भर्ती कर लिया जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। उसे इसके लिए घर पर बैठकर इंतजार करने को कहा गया। इससे कुलदीप को लगा कि उसकी तैनाती फौज में ना हो पाएगी। उसका एक दोस्त हरभजन सिंह कुछ अरसा पूर्व इंग्लैंड चला गया था। आजिज होकर कुलदीप ने उसे चिट्ठी लिखी कि वह उसे भी अपने पास इंग्लैंड बुलवा ले। तो उसने प्रयास करके कुलदीप को इंग्लैंड के विल्शरी स्कूल ऑफ फ्लाइंग में एडमिशन दिलवा दी। कुलदीप ने इंग्लैंड जाने की तैयारी कर ली। इस बीच उसका पासपोर्ट भी बन गया था। वीजा लगने की उन दिनों ज़रूरत ही न होती थी। पिता कुलदीप के इस निर्णय से बहुत खुश थे। तमाम खर्चे का इंतजाम भी उन्होंने कर लिया था। माँ अपने इकलौते लड़के को विदेश न भेजना चाहती थी। उन्हें भी किसी न किसी तरह मना लिया गया था। इंग्लैंड जाने की तमाम तैयारी पूरी कर ली गई। आखिर घर से जाने का दिन भी आ गया, मगर घर छोड़ने से पूर्व ही कुलदीप के नाम आर्मी हेडक्वार्टर से उसकी नियुक्ति का पत्र आ पहुंचा। उसे सेना में कमीशन देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट नियुक्त कर लिया गया था। पत्र पाते ही कुलदीप की तो माछें खिल गईं। यह नवंबर 1962 की बात है। कुलदीप ने इंग्लैंड जाने की बात भूल आर्मी ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग आदि के बाद जून 1963 में 3rd पंजाब रेजिमेंट के तहत सिक्किम में उनकी तैनाती कर दी गई। अब वह फकत कुलदीप ना होकर कुलदीप सिंह चांदपुरी बन गए। कुछ अरसा बाद लेफ्टिनेंट की प्रोन्नति हासिल हुई। तदनंतर उन्हें कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद भी उनके लिए तरक्की के तोरण द्वार खुले रहे। चीन के साथ हुई लड़ाई में तो कुलदीप सिंह चांदपुरी भाग ना ले पाए। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में उन्होंने पूरे जोशो खरोश से हिस्सा लेते हुए अनेक कीर्तिमान स्थापित किए थे। 1965 में पाकिस्तान ने मार्च व सितंबर में 2 अलग सेक्टरों से भारत पर हमले किए थे। इस लड़ाई का अंतिम परिणाम बराबर बराबर रहा था। 1971 में हुए पाकिस्तान के हमले में पाकिस्तान को कई जगह मुंह की खानी पड़ी। 3 दिसंबर की आधी रात से 17 दिसंबर तक पूरे 14 दिनों तक यह युद्ध चला था। इस लड़ाई में भारत का भी नुकसान हुआ था। बहरहाल लोंगेवाल मोर्चे पर जो शिकस्त हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानियों को दी थी, उससे भारतीय सेना ने अपने शौर्य का विश्व स्तर पर एक सुनहरा इतिहास रच डाला था। चूंकि इस शौर्य का सेहरा कुलदीप सिंह चांदपुरी के सिर था, वही इस कमान के प्रमुख थे, लिहाजा उस वक्त की आंखों देखी दास्तान का तमाम हाल भी उन्हीं के मुंह से सुनना न्यायोचित रहेगा। उन दिनों हमारी यूनिट राजस्थान में लोंगेवाल पोस्ट पर थी। भारतीय सीमा में 18 किलोमीटर भीतर यह पोस्ट राजस्थान के जिला जैसलमेर के तहत आती है। पहले इस पोस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर थी। अक्टूबर 1971 में युद्ध के हालात बनते ही हमारी कंपनी को वहां पहुंचकर मोर्चा संभालने के आदेश प्राप्त हो गए थे। मैं तब मेजर के रैंक पर था। हालांकि अभी युद्ध शुरू ना हुआ था, मगर युद्ध का अंदेशा पूरी तरह से बना हुआ था। हम लोगों ने इस पोस्ट पर पहुंचकर इसकी सुरक्षा अपने हाथ में ले ली थी। वातावरण कुछ इस तरह का हो गया था कि हर दिन ऐसा लगता था कि युद्ध अभी शुरू हुआ कि अभी हुआ। हालांकि हम लोग अक्टूबर में इधर आ गए थे और पहले ही दिन से युद्ध की आशंका बनी हुई थी, जबकि लड़ाई जाकर शुरू हुई दिसंबर में। इससे हमें यह फायदा हुआ कि इस बीच हमने अपनी पोस्ट को पूरी तरह मजबूत कर लिया। पक्के मोर्चे तैयार करने के साथ हम लोगों ने ओवरहेड प्रोडक्शन के अलावा कम्युनिकेशन ट्रेंच से जुड़े बंकर भी तैयार करवा लिए। इनके भीतर ही भीतर हम एक बंकर से दूसरे बंकर में जा सकते थे। इतना ही नहीं, एक दूसरे को बेतार संदेश भी दे सकते थे।
फौजी नुक्ता निगार से इस महत्वपूर्ण पोस्ट को एक अलग ही स्वरूप दे दिया गया था। 1971 की 3 दिसंबर को आधी रात में अपनी जबरदस्त योजना के तले पाकिस्तान ने श्रीनगर से लेकर गुजरात तक एयरफोर्स के सभी महत्वपूर्ण अड्डों पर धावे बोल दिए। इसके बाद 4 और 5 दिसंबर की रात वे लोग लोंगेवाल पोस्ट की ओर बढ़े। पाकिस्तानियों की निगाह में यह चौकी सबसे महत्वपूर्ण थी। उनका यह सोचना था कि इस पर कब्जा करके वे हिंदुस्तान में बहुत आगे तक बड़ी आसानी से बढ़ सकते थे। जिस वक्त लोंगेवाल चौकी पर पाकिस्तानी फौज का हमला हुआ, उनके पास एक इन्फेंट्री ब्रिगेड जिसमें 3000 जवान होते हैं व एक टैंक रेजिमेंट जिसमें 60 टैंक होते हैं के अलावा एक स्क्वाड्रन भी थी। ये लोग बॉर्डर के उस तरफ से गब्बर रेती के रास्ते बॉर्डर पिलर 618 पर आ गए थे। यहाँ पर बता दूं कि पूरे सीमा क्षेत्र पर इसी तरह के पिलर होते हैं, मगर इन पर अलग अलग नंबर अंकित होते हैं। आधी रात में ठीक 12:01 पर पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र को क्रॉस किया। फिर भोर होने से पहले ठीक 3:30 बजे हमारी पोस्ट को हर तरफ से घेर लिया। मुझे आज भी यह कल की बात लगती है। पल पल का जरा जरा सा दृश्य अभी भी सजीव रूप से मेरी आंखों में कैद है। मुझे याद है कि वह पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूरा चांद अपने यौवन पर था। उसकी चमकीली रोशनी में रेगिस्तान के मध्य दूर दूर तक सब कुछ साफ देखा जा सकता था। हम स्थिति को समझने का प्रयास करते हुए आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहे थे कि हमें इस बात का आदेश मिला कि जान भले चली जाए, इस पोस्ट पर दुश्मनों का कब्जा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा हो गया तो यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त होगी। उस वक्त लोंगेवाल पोस्ट पर मेरे पास 120 जवानों की एक कंपनी थी। इसमें से भी 35-36 जवान बॉर्डर पर गश्त के सिलसिले में गए हुए थे। मैंने अपने पास कुल जवानों की गिनती की, वे 82 थे। 2 एंटी टैंक आरसीएल गन 10 मिलीमीटर, 81 मिलीमीटर मोर्टार का एक सेक्शन और 2 डिटैचमेंट मीडियम मशीन गनें थी। भोर के करीब 4 बजे पाकिस्तानी फौज ने इन्फेंट्री के साथ हम पर हमला कर दिया। इसमें टैंकों ने भी उनकी मदद की। बहुत घमासान लड़ाई शुरू हो गई। फिर यह युद्ध रोक दिया गया। इसके बाद सुबह के करीब 6:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने फिर धावा बोल दिया। उस लम्हे मैं बंकरों के बीच था। ऐसे मौकों पर मौत से जूझते हुए जवानों का हौसला कैसे बरकरार रखा जाता है, इस बात की जानकारी मुझे थी। लिहाजा मैं बंकरों के भीतर निरंतर भाग भाग कर जवानों को एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें मरना नहीं, बल्कि दुश्मन की फौज के एक एक जवान को मौत के घाट उतारना है। हमारे सभी जवान पहले ही डटकर लड़ रहे थे, अब उनमें और अधिक उत्साह का संचार होने लगा था। तब तक हम लोग एक तरह से अकेले थे। सुबह 7:30 बजे हमारी मदद को एयरफोर्स आ गई। एयरफोर्स के जांबाज अधिकारियों ने पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। पाकिस्तानी फौज ने अपने कई टैंक रेत के टीलों के पीछे छिपा कर रखे थे। इन्हें भी इंडियन एयरफोर्स ने एक एक करके निशाना बना डाला। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड और टैंक रेजिमेंट के साथ हमला करने के पीछे केवल लोंगेवाल पोस्ट को जीतने का उद्देश्य ही न था, बल्कि उनका लक्ष्य तो था एक समान गति से हमला करते हुए लोंगेवाल को जीतना। उसके बाद जैसलमेर में सुबह का नाश्ता और जोधपुर में दोपहर का खाना खाकर आगे का कार्यक्रम निर्धारित करना। इस तरह की बातें वे लोग खूब दहाड़ दहाड़ कर कह रहे थे, मगर पंजाब रेजिमेंट के जवानों और एयरफोर्स के अफसरों ने उनके इस मंसूबे पर पूरी तरह पानी फेर दिया। इस लड़ाई में पंजाब रेजिमेंट के कई जवान घायल हुए तो कई शहीद भी हुए, मगर महज 82 सिपाहियों ने दुश्मन की भारी तादाद वाली फौज को एक ऐसा जबरदस्त सबक सिखाया कि उन्हें अपने टैंक व अन्य सामग्री छोड़ भागते देर न लगी। अंत में विजयश्री हमारे ही हाथ लगी। इस लड़ाई के बाद ही सन 1972 में इंग्लैंड से चीफ ऑफ द इंपीरियल जनरल स्टाफ के जनरल कॉर्बर भी हिंदुस्तान की फौज की इस बहादुरी का जायजा लेने आए थे। उन्हें तो एक उच्च फौजी अधिकारी होने के नाते मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताना ही था, मगर सुरक्षा की दृष्टि से युद्ध नीतियों व लड़े गए युद्ध के विस्तार के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता। यह भी हमारा एक फर्ज होता है जिसे हमें निभाना ही पड़ता है। इस युद्ध में दिखाई अभूतपूर्व वीरता के बाद कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह राष्ट्र का दूसरे नंबर
पर आने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। हिंदुस्तान में यह अब तक चंद गिने चुने लोगों को ही प्रदान किया गया है। सन 1984 में कुलदीप सिंह चांदपुरी को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। तब वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर थे। इनके अलावा भी उन्हें इतने पुरस्कार एवं मेडल वगैरह मिले कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो जाए। ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंचकर सेवानिवृत्ति हासिल करने के बाद चांदपुरी साहब धर्मपत्नी श्रीमती सुरेंद्र कौर व 3 बेटों हरदीप सिंह, अमरदीप सिंह और गगनदीप सिंह के साथ चंडीगढ़ में रहने लगे। वर्तमान में उनके तीनों बेटे भी अपना अच्छा नाम कमा रहे हैं। ब्रिगेडियर चांदपुरी एक तरह से गुमनाम जिंदगी बिताते अपने आप में मस्त थे, मगर बॉर्डर की चर्चा के बाद वह भी अपने शहर के जैसे सुपरस्टार बन गए। बॉर्डर की चर्चा चलने पर वह फरमाते हैं, मुझे इस फिल्म से कोई शिकायत नहीं, मगर फिल्म तो फिल्म ही होती है। आखिर फिल्म और असलियत में कुछ तो फर्क होता ही है। सनी देओल ने यूं तो मेरा किरदार बहुत बढ़िया निभाया है, मगर फिल्म में दिखाया जाने वाला फौजी माहौल असली माहौल से बहुत भिन्न है।